हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी आकृति पाठ 8 पाठ का नाम है भारत कोकिला एक और पहलू। इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम अभी पाठ की शुरुआत करते हैं। कविता और राजनीति के रास्ते अलग अलग हैं। कविता और राजनीति के रास्ते कैसे रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। राजनीति जिंदगी की सच्चाई को दिमाग की आंखों से देखता है। एक कवि उसी सच्चाई को भावुकता के रंग में रंग देता है। देखिए बच्चों, राजनीति जो है, राजनीति वो क्या कहते हैं? दिमाग की आंखों से वो देखते हैं, लेकिन कवि है, कवि वो उसी सच्चाई के भावुकता के रंग में रंग ला देता है। तभी तो कवियों की दुनिया निराली है। इसीलिए कहा गया है कि कवियों की दुनिया कैसी है? निराली है। तो भावुक हृदय कवि शब्दों के माधुर्य में खोए रहते हैं। भावुकता की इस स्थिति से कोई निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि वास्तविकता से जूझना हर किसी के वश की बात नहीं है। पर कोई अपवाद अगर कविता में छिपे सपनों को साकार करने की ठान ही ले तो वह लोगों की आंखों का तारा बन जाता है। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में यह कहा गया है कि एक राजनीतिक लोग और कवि, इनके बारे इस दोनों की तुलना यहाँ पर की गई है। तो इसमें वो राजनीति लोग क्या करते हैं? राजनीतिक लोग वह अपनी राजनेता की जिंदगी को सच्चाई में के दिमाग की आंखों से वह देखता है, लेकिन कवि क्या करते हैं? कवि उसी सच्चाई को भावुकता के रंग में रंग लाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे कवियों की दुनिया कैसे है? कवियों की दुनिया बहुत ही निराली रहती है। तो यही इस पैराग्राफ में कहा गया है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ऐसी ही कवयित्री थी जो राजनीति में कूद पड़ी। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू, कौन? सरोजिनी नायडू ऐसी ही एक कवयित्री थी जो राजनीति में कूद पड़ी। वे सिर्फ सपने ही नहीं देखती, उन सपनों को साकार करने की स्पष्ट कल्पना भी उनके पास थी। यह कठिन काम था और इसके लिए सम्मिलित प्रयास की जरूरत थी। भारत की कोकिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऐसी वह एक कवयित्री थी। कौन थी? कवयित्री थी जो राजनीति में कूद पड़ी। और वो कवयित्री भी थी और वो किसमें? राजनीति में कूद पड़ी। जैसे वो बड़े बड़े नेता हैं, तो जैसे इलेक्शन आते हैं तो वहाँ पे सरपंच को वहाँ पे वोट देते हैं, सभ्य को देते हैं। तो इसी तरह वह राजनीति में कूद पड़ती है। और वे सिर्फ सपने ही नहीं देखती, उन सपनों को वह क्या करती है? साकार करती है। और स्पष्ट परिकल्पना भी उनके पास थी। यह कठिन काम था और इसके लिए सम्मिलित प्रयास की ज़रूरत थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यह कौन है? यह सरोजिनी नायडू है। और यह कौन है? यह महात्मा गांधी है। तो यह दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आगे देखिए कि उनका उत्साह तीव्र हो गया और वे मन प्राण से राजनीति में कूद पड़ी। देखिए बच्चों, वो सरोजिनी नायडू जब से वह राजनीति में कूद पड़ती है तो वह क्या करती है? वह उनका मन जो है, मन प्राण से राजनीति में वह खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और वह राजनीति में कूद पड़ती है। उनके उत्साह और कर्मठता के फलस्वरूप 1942 में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना लिया। देखिए बच्चों, तो सरोजिनी नायडू को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? तो 1942। कब? 1942 में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना लिया गया। उनके भाषणों से छलकता काव्य रस श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था।
उनके शब्दों में छिपा व्यंग्य विनोद लोगों की सहज ही अपनी ओर खींच लेता था। उनकी दिल्लगी से शायद ही कोई अछूत बचा हो। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी उन्होंने नहीं बख्शा। वे गांधी जी को दिल्लगी में मिकी माउस पुकारती थी। अपने इसी विनोदी स्वभाव के कारण वे अपनी मित्र मंडली की विदूषक कही जाने लगी थी। तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में यह कहा गया है कि वह सरोजिनी नायडू जहाँ पर भी भाषण करती थी, तो भाषण करते वक्त क्या करते थे, वो श्रोताओं का मंत्र मुग्ध कर, श्रोताओं को काव्य गाकर वह श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देती थी। उनके शब्दों से छिपे व्यंग्य विनोद वो जैसे नाट्य के रूप में वह वहाँ पे भाषण करते थे। तो वो जो सामने वाले जो लोग बैठते थे, उनका मन वह क्या करती थी, आकर्षित करती थी, खींच लेती थी। तो वह यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि सरोजिनी नायडू ने किनको, महात्मा गांधी जी को भी नहीं छोड़ा। वह गांधी जी को दिल्ली में वो क्या कहती थी, मिकी माउस कहती थी। क्या कहती थी, गांधी जी को मिकी माउस कहकर पुकारती थी। और अपने इसी विनोदी स्वभाव के कारण वे अपनी मित्र मंडली की विदूषकी कही जाने लगी। सरोजनी की यह विनोद प्रियता और हंसी दिलगी तो जैसे उनके दृढ़ निश्चयी स्वभाव के आवरण मात्र थे। वे जो ठान लेती उसे पूरा करके ही छोड़ती थी। अधूरा काम उनका स्वभाव नहीं था। वे स्वयं काम से घबराती नहीं थी, इसलिए किसी से न सुनने की आदत भी नहीं थी। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि सरोजिनी नायडू वह विनोद प्रिय थी और हंसी दिलगी तो जैसी उनकी दृढ़ निश्चय स्वभाव के आवरण मात्र थी। वो जो भी सरोजिनी नायडू वो जो भी ठान लेती थी वो क्या करती थी, पूरा करती थी। वो कभी भी आधा काम नहीं छोड़ती थी। अधूरा काम उनका स्वभाव नहीं था। सरोजिनी नायडू का अधूरा काम उनका स्वभाव नहीं था। वे स्वयं काम से घबराती नहीं। वो सरोजिनी नायडू कभी भी काम से घबराती नहीं थी, इसलिए किसी से वह सुनने की आदि भी नहीं थी। तो यही इस पैराग्राफ में कहा गया है। आगे देखिए बच्चों, जिंदगी उनकी सहेली थी। वह जिस रूप में सामने आए उन्हें अच्छी लगती थी। यही कारण था कि जेल में रहते हुए भी वे कभी दुखी नहीं रही और गवर्नर की अट्टालिका के रास रंग में डूबी रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो वे हास्य की फूलझड़ी छोड़ने से बाज नहीं आई। सोच लो, आप लोग एक जंगली पक्षी को पिंजरे में बंद कर रहे हो। सचमुच वे एक आज़ादी पंछी की तरह थी। पर गांधी जी के गुणों और व्यक्तित्व से कुछ ऐसी अभिभूत थी कि उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाती थी। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में यह कहा गया है कि वह सरोजिनी नायडू वह जब जेल में रहते हुए भी उन्होंने कभी दुखी नहीं रहे और कभी भी दुखी नहीं रहे। जैसे कि हम किसी को जेल में डालते हो तो वह हमेशा कैसे रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो ऐसे वह कभी भी दुखी नहीं रहे और गवर्नर की अट्टालिका के रास में वह डूबे रहे। उनका सपना था, सरोजिनी नायडू का क्या बनने का सपना था, गवर्नर बनने का सपना था। तो वह कभी भी उन्होंने वह सपना अधूरा नहीं छोड़ा, वह उन्होंने पूरा करके ही रहा। तो उनको एक पश्चिम बंगाल का गवर्नर बना गया। किसका पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया। हाँ से वो जैसे उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है तो वह बहुत खुश हो जाती है। और सोच लो आप लोग, जैसे कि आप सोचिए बच्चों कि एक जंगली पक्षी है, जंगली पक्षी को हम पिंजरे में बंद कर रहे हैं, तो सचमुच वे एक आज़ाद पक्षी की तरह थी। तो देखिए, जंगली पक्षी को हम क्या करते हैं, पिंजरे में बंद करते थे। उसी तरह वो सरोजिनी नायडू को जब जेल में अंदर बंद किया तो उनके मन में कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वह मैं अंदर जेल में बंद हूँ तो मैं दुखी हूँ, ऐसा कभी भी उन्होंने एहसास नहीं दिलाया। और वह हमेशा जेल के अंदर भी वह खुश थी कि मैं आज़ाद ही हूँ, ऐसे ही वह सोच रही थी। तो यही इस पैराग्राफ में कहा गया है। देखिए बच्चों, आगे 1913 की बात है। सरोजनी लंदन में थी। स्वाभाविक था कि मित्रों ने मिलती जुलती थी। ऐसा हुआ कि सब चाय के
चाय के लिए इकट्ठे हुए। देखिए 1913 में सरोजिनी नायडू कहाँ पे थी? लंदन में थी। स्वाभाविक के मित्रों उनके मित्र थे, मित्रों से वह मिलती जुलती थी और वह एक चाय चाय की दुकान पे वह इकट्ठा होते थे। तो सरोजिनी लंदन में हो रही घटनाएं जानने के लिए उतावली थी। सरोजिनी लंदन में क्या हो रहा है, वह घटना, लंदन में कौन कौन सी घटनाएं हो रही, वह उनको जानने की इच्छा थी। पहुंचते ही बोली, भाई आजकल यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पे चाय की दुकान पे वह चाय पीने के लिए जाते हैं, सब उनके दोस्त वगैरह सब इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पे वो पूछ लेते हैं कि भाई आजकल यहाँ पे लंदन में क्या हो रहा है? तो ताज़ा खबर तो यह है कि हमने यहाँ भारतीयों की एक संस्था बनाई है। वहाँ पे क्या, लंदन में उन लोगों ने एक जितने भी भारतीय लोगों को क्या एक संस्था बनाई है उन लोगों ने, और हम चाहते हैं कि लंदन में रहने वाला प्रत्येक भारतीय इसका सदस्य बन जाए। और उनका यह सपना था कि जितने भी लंदन में भारतीय लोग हैं, वह लंदन में रहने वाले प्रत्येक भारतीय इसका क्या बन जाए, सदस्य बन जाए। यही उनका सपना था। सरोजिनी ने मुस्कुराकर कहा, पर लगा देने से तो सब उड़न छू हो जाएगा भाई। हम तो यह जानते हैं कि सच्ची लगन से असंभव भी संभव हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सरोजिनी नायडू है। देखिए यहाँ पे चित्र में देखो बच्चों, ये है कौन? ये सरोजिनी नायडू है। ये है भारतीय लोग है। ये सब कौन है? ये भारतीय लोग है। तो यहाँ पे यह क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये लोग सब क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, चाय पीते हैं और बातें कर रहे हैं कि वहाँ पे लंदन में आजकल क्या हो रहा है, भारतीयों की वहाँ पे क्या भारतीयों की एक संस्था बनाई गई है। तो इसी तरह सरोजिनी मुस्कुराकर कहने लगते हैं कि पर लगा देने से तो सब उड़न छुड़न हो जाएगा भाई। हम तो यह जानते हैं कि सच्ची लगन से असंभव भी संभव हो जाता है। जो असंभव है, जो काम हम कर नहीं पाते, वो भी हम कभी कभी काम क्या करते हैं, कर पाते हैं। ऐसे सरोजिनी नायडू भारतीय लोगों से कहती है। लगता है तुम्हारे पास कोई रहस्यपूर्ण मंत्र है, एक मित्र ने ठिठोली की। अभी सरोजिनी नायडू ये क्या कहती है कि तुम्हारे पास कोई रहस्यपूर्ण क्या है, मंत्र है, एक मित्र, उसमें से एक मित्र रहता है। वो मित्र क्या कहता है कि तुम मानते हो कि देश के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अभी देखिए ये सरोजिनी नायडू क्या कहते हैं कि तुम मानते हो कि मैं देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गोखले जी को एक बार यहाँ ले आओ। सरोजिनी नायडू क्या बोली कि गोखले जी को मेरे पास एक बार ले आओ। तुम तो आसमान से चांद चुरा लाने के लिए कह रहे हो, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। जरा सोचो, गोखले जी के आने की सूचना भर से हम अपने लक्ष्य को कितना नज़दीक पहुंचा जाएंगे। उनके एक इशारे पर लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए अभी सरोजिनी नायडू क्या कहते हैं कि गोखले जी को मेरे पास लेके आओ। बाद में जो गोखले जी के आने से सूचना भर से हम क्या अपने लक्ष्य को कितना नज़दीक पहुंच पाएंगे। उनके इशारे पर लोग कितने खुश भी करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो यह कौन कहते हैं? सरोजिनी नायडू कहने लगती है। मैं जानती हूँ, पर शायद तुम यह नहीं जानते कि आजकल वे कितने बीमार हैं। मेरे कहने से वे मान भी जाए, पर उनका डॉक्टर कभी नहीं माने। अभी सरोजिनी नायडू क्या कहते हैं? वो भारतीय लोग हैं, उनसे क्या कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि पर शायद तुम नहीं जानते हो कि आजकल वे गोखले जी कितने बीमार हैं। मेरे कहने से वे मान भी नहीं जाए, पर उनका डॉक्टर कभी नहीं मानेगा। मैं अगर कहूँगी तो वो आ भी जाएंगे, लेकिन उनका जो डॉक्टर है, गोखले जी का जो डॉक्टर है, गोखले जी का डॉक्टर कभी भी यहाँ पे नहीं भेजेंगे उनको। मैं यह सब समझता हूँ, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। देखो तुम उनसे अक्सर मिलती रहती हो और वे भी तुम्हें बहुत मानते हैं। तुम्हें याद है गोखले जी से एक बार तुम्हारी बातचीत इसी विषय पर हुई भी थी, तुम्हें ने बताया था। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब वो भारतीय लोग, क्या कर रहे हैं कि जो एक बार तुम्हारी किनके साथ बातचीत हुई थी? सरोजिनी नायडू की किसके साथ बात हुई थी? गोखले जी के साथ बात हुई थी। इसी के ऊपर बातचीत हुई थी। सरोजिनी को वह मुलाकात आज भी ज्यों की तो याद थी। गोखले जी के साथ क्या बातचीत हुई थी सरोजिनी नायडू के साथ, वह सरोजिनी को आज भी याद है।
एक बार गोखले जी से मिलने गई थी। बातों के दौरान अचानक वे पूछ बैठे, भारत को लेकर तुम्हारी परिकल्पना क्या है? अभी एक बार वह गोखले जी से मिलने गई थी, तो वहाँ पे गोखले जी ने बताया कि वह, देखिए बच्चों, एक बार गोखले जी से मिलने गई थी। बातों के दौरान अचानक गोखले जी ने पूछा सरोजिनी नायडू से कि भारत को लेकर तुम्हारी क्या परिकल्पना क्या है? एक सुखद आशा भरा भविष्य, निकट भविष्य में घटनाएं क्या रूप ले सकती है, इस पर विचार किया है। 5 वर्षों में ही देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आम राय बन जाएगी। विश्वास भरी वाणी में उन्होंने कहा था कि इस मुलाकात का लक्ष्य भी तो वही सहमति बना है। यहाँ इंग्लैंड में भारतीयों को एक सूत्र में बांधना अपेक्षाकृत आसान है। वहाँ पे वह दोनों बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे इंग्लैंड में जो लोग हैं वो क्या, उन लोगों को एक सूत्र में बांधना अपेक्षित ये क्या आसान है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे आसान है। उन सबकी जड़ें तो भारत की धरती से जुड़ी हुई है। जितने भी इंग्लैंड में लोग रहते हैं वह भारतीय लोग हैं, वह भारत की धरती से वह जुड़े हुए हैं। संस्था तो बन गई है, किसी भी तरह गोखले जी को यहाँ आने के लिए मनाना होगा। आवाज़ में अनुग्रह था। अभी वहाँ पे क्या, वो संस्था तो बन गई, अभी वहाँ पे इंग्लैंड में भारतीयों की संस्था उन्होंने बनाई, लेकिन यहाँ पे किसी भी हालत में गोखले जी को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मनाकर यहाँ पे बुलाना ही पड़ेगा। आवाज़ में अनुग्रह था। वह यहाँ काम आसान भी तो नहीं है, यह काम आसान भी तो नहीं है, प्रयत्न तो करो या पहले ही हार मान ली है। यहाँ पे क्या, अभी प्रयत्न करने के लिए बोले, कभी भी हार या पहले हार मान ली है, ऐसे ही समझने लगे। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पे चित्र में दिया है, यह चित्र में कौन है, यह गोखले जी है, और यह कौन है, यह सरोजिनी नायडू है। तो यह गोखले जी क्यों यहाँ पे लेटे हुए हैं, क्योंकि इनकी तबीयत खराब है, इसलिए वह सरोजिनी नायडू, ये सरोजिनी नायडू किनसे मिलने आई, गोखले जी से मिलने आई, और वह दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सरोजिनी किसी चुनौती से भला कैसे मुंह मोड़ लेती। विश्वास के आभा से दीप्त स्वर में उन्होंने कहा, मैं वचन देती हूँ। फिर उनकी मुलाकात गोखले जी से हुई। उन्होंने उनसे उद्घाटन के लिए लंदन चलने को कहा। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि सरोजिनी किसी चुनौती को भला कैसे मुंह मोड़ लेती है। विश्वास के आभास दीप्ति स्वर में उन्होंने कहा, सरोजिनी ने कहा कि मैं वचन देती हूँ। गोखले जी को क्या कहते हैं सरोजिनी, कि मैं आपको वचन देती हूँ कि फिर मैं कि वहाँ पे जो उनकी मुलाकात गोखले जी से हुई थी, उन्होंने उनसे उद्घाटन के लिए लंदन चलने को कहा। गोखले जी ने, वो सरोजिनी नायडू ने किससे, गोखले जी को लंदन में जो उन्होंने उनकी संस्था बनाई थी, उन संस्था के उद्घाटन करने के लिए गोखले जी को कहा। लेकिन गोखले जी ने हसरत से कहा, गोखले जी ने क्या कहा कि काश मैं ऐसा कर पाता, पर तुम मेरी हालत देख रही हो। डॉक्टर ने मुझे किसी भी किस्म के श्रम के लिए पूरी तरह मना किया है। मैं फिर इतनी लंबी यात्रा, बिटिया, इस बार तुम्हारी बात मान नहीं सकूं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि गोखले जी क्या कहते हैं कि काश मैं ऐसा कर पाता कि तुम मेरी हालत देख रही हो। अभी गोखले जी की हालत ख़राब है और डॉक्टरों ने गोखले जी को घूमने के लिए भी मना किया है। लेकिन सरोजिनी नायडू किनके पास है, गोखले जी के पास आए और हमारी जो लंदन में भारतीयों की एक संस्था बनाई है, उन संस्था को आप ही उद्घाटन करोगे, ऐसे सरोजिनी नायडू बोल रही थी। लेकिन गोखले जी मना कर रहे थे कि मेरे से नहीं होगा, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। ऐसे वह गोखले जी सरोजिनी नायडू से कहते हैं, इस बार तुम्हारी बात मान नहीं सकूँगा। अभी गोखले जी क्या कहते हैं कि इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकूँगा। कोई लेकिन वेकिन नहीं, डॉक्टर किसी तरह नहीं मानेंगे। देखिए अभी गोखले जी क्या कहते हैं कि बिटिया, अभी मैं नहीं आ सकूँ, डॉक्टर किसी भी तरह मेरी बात नहीं मानेंगे। डॉक्टर ने तो मुझे साफ मना किया है घूमने के लिए। पर सरोजिनी ने एक और कोशिश की। सरोजिनी ने फिर से एक बार कोशिश की कि अरे मैं क्या जानता नहीं, तुम तो मेरी विद्रोही बेटी हो, तुम्हारी ही सेहत कौन ठीक चल रही है,
पर तुम भला किसी की सुनते हो। अब तुम मुझे भी उकसा नहीं सकती हो कि मैं भी डॉक्टर की चेतावनी को न मानूं, गोखले जी ने हंसते हुए कहा। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि अरे यहाँ पर दोनों बातचीत कर रहे हैं कि विद्रोह की, तुम विद्रोह की बेटी हो, तुम्हारी ही सेहत कौन ठीक चल रही है। अभी गोखले जी क्या कहते हैं कि आपकी भी सेहत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन आप तो किसी की बात नहीं मानते हो, आप तो किसी की बात मानते भी नहीं हो, सुनते भी नहीं हो, और आप तो हमेशा काम करते ही रहती हो। अब तुम्हें भी मुझे उकसा नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर की चेतावनी को न मानूं, गोखले जी ने हंसते हुए कहा। अभी डॉक्टरों ने मुझे क्या चेतावनी दी गई है, डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी है, इसलिए मैं डॉक्टर की बात मानना पड़ेगा मुझे, ऐसे वो हंसते हुए गोखले जी सरोजिनी नायडू से बातचीत करते हैं। मैं तो आपकी तरफ से वचन दे चुकी हूँ। अभी सरोजिनी नायडू क्या कहते हैं गोखले जी को कि मैं तो आपकी तरफ से वचन दे चुकी हूँ, मुझसे पूछे बिना किसी अधिकार से तुम इतनी बड़ी बात कर आई हो, बोलो। हैरान गोखले जी ने कहा, सरोजिनी ऐसे ही क्षण की प्रतीक्षा में थे। आपसे नेतृत्व संभालने की मांग के अधिकार से युवा पीढ़ी तक आपका संदेह पहुंचाने के अधिकार से उनकी वाणी में हीरे की सीध धार थी। देखिए बच्चों, यहाँ पे सरोजिनी नायडू को गोखले जी क्या कहते हैं कि मुझसे पूछे बिना किसी अधिकार से तुम इतनी बड़ी बात कर आई हो कि बोलो। ऐसा गोखले जी ने कहा। किससे कहा? सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी ने ऐसे एक क्षण एक प्रतीक्षा में थी, आपसे नेतृत्व संभालने के एक मांग के अधिकार से युवा पीढ़ी तक आपका संदेश पहुंचाने के अधिकार है। वो किसके पास? सरोजिनी नायडू के पास। तो वह वहाँ पे गोखले जी से दोनों बातचीत कर रहे हैं। गोखले चकरा गए। लड़की की बात तर्कपूर्ण है, वे समझ गए। मुस्कुराकर बोले, तुम सदैव अपनी बात मनवा ही लेती हो, न सुनने की तुम आदी नहीं हो। अभी गोखले जी क्या कहने लगे सरोजिनी नायडू को कि गोखले जी आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं। लड़की की बात तर्कपूर्ण है, वो सच्ची बात है उनकी, वे समझ गए। मुस्कुराकर बोले गोखले जी कि तुम सदैव अपनी बात मनवा ही लेते हो। किसी भी हालत में सरोजिनी नायडू वो बात तो किसी की भी मनवा ही लेते, किसी को भी मनवा लेते हैं, ऐसी वह सरोजिनी नायडू है। तो 2 अगस्त 1913 को लंदन के केस्टन हॉल में गोखले जी ने भारतीय संस्था का उद्घाटन किया और सरोजिनी का वचन पूरा हुआ। देखिए बच्चों, 2 अगस्त 1913 को लंदन के केस्टन हॉल में गोखले जी ने भारतीय संस्था का क्या किया? उद्घाटन किया और सरोजिनी का वचन पूरा हुआ। देखिए यहाँ पे बच्चों, सरोजिनी नायडू कहाँ पे गई, किनके पास गई? गोखले जी के पास गई। सरोजिनी नायडू का यही सपना था कि हमारे जो लंदन में लोग, भारतीय लोग बैठे हुए हैं, वो उन्होंने एक भारतीय में एक संस्था बनाई। क्या बनाई है? संस्था बनाए भारतीयों की। वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए किनके हाथों से उद्घाटन करवाने वाली थी? वो गोखले जी के हाथों से उद्घाटन करवाने वाली थी। तो उन्होंने ठान लिया था, सरोजिनी नायडू ने ठान लिया था कि हम ये संस्था का उद्घाटन करने के लिए किनको बुलाएंगे? गोखले जी को ही बुलाएंगे। और अंत में वो सरोजिनी नायडू का वो भी सपना पूरा हो गया। कैसे भी करके गोखले जी को सरोजिनी नायडू ने बात में मना लिया और वह गोखले जी को लंदन लेकर 2 अगस्त 1913 को लंदन के कैस्टल हॉल में गोखले जी ने उन भारतीय संस्था का उद्घाटन किया और सरोजिनी का जो वचन था, सरोजिनी वचन का वचन पूरा हुआ। तो बच्चों, यहाँ तक आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, इन पाठ के नीचे शब्दार्थ दिए हैं। शब्दार्थ में देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्दार्थ में दिया है अपवाद। अपवाद शब्द का अर्थ क्या होता है? सामान्य नियम से मुक्त। अपवाद का अर्थ क्या होता है? सामान्य नियम से मुक्त। हास्य मतलब मजाक। साकार शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई काम पूरा होना। दृढ़ निश्चय क्या है? ठान लेना। अभी सम्मिलित मौजूद। उतावली का अर्थ क्या होता है? बेचैन। कर्मठता का अर्थ क्या होता है बच्चों? क्रियाशीलता। अपेक्षाकृत किसी की तुलना। अभिभूत प्रभावित। अनुग्रह प्रार्थना निवेदन। पुकारना शब्द का अर्थ होता है बुलाना।
प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? कोशिश। तो बच्चों यह इस पाठ के शब्दार्थ हैं। बच्चों आप सभी को इस पाठ के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों इस पाठ में आप सभी को यह वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।